अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम वो आथर्स पढ़ेंगे जो अपनी डेथ के बाद मशहूर हुए। तो अक्सर मुसन्निफ़ीन अपने वक्त तक महदूद रहते हैं। ये तभी होता है जब वक्त चलता रहता है, मुआशरा बदला जाता है, उनके काम की बसीरत की वजह से उनकी तारीफ़ की जा सकती है। दूसरे औक़ात मुसन्निफ़ के पास अशिया तलाश करने का वसीला नहीं होता, वो पब्लिशर को नहीं ढूंढ सकते हैं जब तक कि काफ़ी वक्त गुजरने तक दुनिया को उनकी बसीरत के बगैर छोड़ दिया जाता है। और दूसरे इसकी हालत ज़ा संभाल लेते हैं कि आखिरकार इसकी अशात होती है। मौत के वक्त का आखिरी अंजाम समझा जाता है। मौत के साथ अब मकासद को पूरा नहीं किया जा सकता। अल्फाज अब अदब में तब्दील नहीं हो सकते। ताहम अगरचे दूसरे मुसन्निफ़ीन के लिए मौत का ख़ात्मा है, ये सिर्फ़ उनकी विरासत के आगाज़ का इशारा है। तो उनमें से सबसे पहले एमिली डिकिंसन है। बहुत सारे मुसन्निफ़ीन की तरह भी एमिली डिकिंसन ने अपने काम के लिए पब्लिशर तलाश करने के लिए जिदोजहद की। उसके काम का पहला जल्द उनकी मौत के 4 साल बाद 1890 में शाया हुआ। एक बार जब डिकिंसन का काम शाया हुआ तो आम के साथ फौरी तौर पर मुतासर हुआ। उसके काम की तलाश 40 हाथ से मुंसलिक जल्दों पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 1800 अशार शामिल हैं। उनके अहले खाना ने अपने मार्सेट घर में उसकी तलाश की थी। हाथ से लिखे हुए अशार में मुतअद्दिद मौज़ूआत का अहाता किया गया था और डिकिंसन के डेशों के अनोखे इस्तेमाल की खुसूसियत थी। जब असल में शाया किया गया तो एडिटर्स ने ज़्यादा रवायती औकाफ के हक़ में डिकिंसन के डेशेस को हटा दिया। जदीद अशात एंड डेशेस का इस्तेमाल करके असल इरादे के करीब रहने की कोशिश करती है। डिकिंसन वाल्ट विटमैन के साथ अमेरिकी शायराना आवाज़ के बानियों में से एक की तारीफ़ की जाती है, जो उनके काम को देखते वक्त क़ारीन के सामने आया होती है। उसके बाद है एफ स्कॉट। सारी ज़िंदगी एफ स्कॉट एक शौकीन शख्स था। उन्होंने अपने हाई स्कूल के अखबार की मुख्तसर कहानियाँ लिखी और आखिरकार अपने तहरीर को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी से सबकदोश हो गए। बहुत सारे ख्वाहिशमंद मुसन्निफ़ीन की तरह एफ स्कॉट ने मैगज़ीन के मज़ामीन से धुन तक भी कुछ भी लिखा था। अशात के सिलसिले में उनकी पहली कोशिश को मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन इस मुस्तरद ने इस शदीद नज़रसानी की तरगीब भी दी थी। उनके सारे काम के बाकी तहरीरी कैरियर में गुजरेंगे। जब उनके नावल को दूसरी बार मुस्तरद किया गया तो एफ स्कॉट ने मुस्तकिल तनख्वाह लेने के लिए इश्तिहार में काम करना शुरू कर दिया। उनके नावल इस साइड ऑफ पैराडाइज़ के तीसरी पेशकश को बालाखिर कबूल और शाया किया गया, जिसने एफ स्कॉट को एक कामयाब मुसन्निफ़ में तब्दील किया। इश्तिहार को पीछे छोड़ते हुए एफ स्कॉट ने अपने कामों को नावलों और रसालों के लिए मुख्तसर कहानियों पर मरकूज़ किया। उसके बाद के उनके 3 नावलों, जिन्होंने जुज़ी तौर पर खुदनोश सवा उम्री लिखा, ने एफ स्कॉट के ज़रिए रहने वाले खुशतब तर्ज़ ज़िंदगी की तलाश की। इस तर्ज़ ज़िंदगी और शराब नोशी के नतीजे में एफ स्कॉट के साख को नुकसान पहुंचा। बिलाखिर जब वो लिखने से कासिर हो गया तो उसने अपना काम किया। अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ एफ स्कॉट सेहतयाब हो गया और दोबारा लिखना शुरू किया। इस बार हॉलीवुड में, जहां उन्होंने मुख्तसर कहानियाँ स्क्रिप्ट एक नए नावल का मसूदा लिखा, जब वो 1940 में अपनी मौत से कबल मुकम्मल करने में कामयाब हो गए थे। बहुत बाद में उनके काम ख़ास तौर पर दी ग्रेट गैट्सबी को उसकी पहचान मिली जिसके वो मुस्तहिक हैं। उसके बाद है केट कॉपटिन। केट चोपेन अपने हुकूक नस्वा नावल दी बेदारी के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के दौरान इनके नावलों को तिजारती या तनकीदी कामयाबी नहीं मिली। ताहम उसके मुख्तसर कहानियाँ बड़े पैमाने पर मकबूल और वोग जैसे मशहूर रसायल में शाया हुई थी। अपने हमअसर लोगों के लिए चोपेन एक रिसाले की राइटर थी, नावल निगार नहीं। जदीद क़ारीन उसके बिल्कुल बरक्स हैं। चोपेन को उनकी मुख्तसर कहानियों के बजाय अपने नावलों के लिए जानते हैं। उसके नावल ने लोगों की तवज्जो मबजूल नहीं की थी, लेकिन जब उसने बेदारी शाया की थी तो उसकी अवामी सतह पर चीखों पुकार की गई थी और उसके मशमूलात की वसी पैमाने पर मजम्मत की गई थी। वाज़ेह तौर पर हकूक़ निस्वां ये नावल 1800 के आखिर में ख़वातीन और ज़िकी के किरदार की खोज करता है। इस नावल के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी के धुंधला जाने के बाद चोपेन के काम में अवामी दिलचस्पी मायल हो गई, काम भूल गई। ये 1950 की दिहाई तक ही नहीं था
نقادوں نے اس کے کام کو دوبارہ دریافت کیا اور چوپین کو ایک لازمی امریکی مصنف کی حیثیت سے اس کے کردار پر کٹ کیا۔ اس کے بعد ہے جان کیٹس۔ اب انگریزی کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ جان کیٹس کو اپنی زندگی کے دوران عام لوگوں سے پہچان نہیں ملی۔ اپنے کام کی اشاعت میں ان کا پہلا چہرہ معائنہ کار کے ایک ایڈیٹر لی ہنٹ کی مدد سے مکمل ہوا۔ ہنٹ نے کیٹس کو رومانٹک کے گروپ سے بھی متعارف کروایا جو کیٹس کے کام کی حمایت کرتا تھا۔ پی شیلے خاص طور پر کیٹس کو پسند کرتے تھے اور اپنے کام کی حمایت میں اکثر گفتگو کرتے تھے۔ کیٹس نے اپنے نظموں کو پہلا جلد نظم کی اشاعت جان کیٹس 1817 میں اور انڈمن 1818 میں شائع کی۔ ان دونوں کاموں میں سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور ان پر تنقید کرنے والوں نے حملہ نہیں کیا، جنہوں نے کیٹس کو شاعری لکھنے کو ترک کرنے کی ترغیب دی۔ لامیا قابلہ، سینٹ ایگنس کی ہوا اور دیگر اشعار کیٹس کی شاعری کی تیسری جلد 1820 میں شائع ہوئی۔ اس جلد میں کیٹس کی کچھ عظیم ترین تحقیقات تھیں جنہیں انگریزی میں لکھی جانے والی بہترین نظموں میں سے کچھ سمجھا جاتا ہے اور ان کی پچھلے کام سے بہت پذیرائی ملی۔ اشاعت کے وقت کیٹس کو پہلے ہی ٹی بی کا مرض لاحق ہو چکا تھا اور مستقل بدتر بڑھتا جا رہا تھا۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ ہمیں یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر